अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, न्यूक्लियस के बारे में तफसील से बात की थी। तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनेली डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि सेल के लिए हाईवे का काम करती है। तो उसका नाम है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। तो ये क्या है, ये आप लोगों को जो दिखाई दे रहा है ये क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। तो इस पर तफसील से बात करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को भी डिस्कस करेंगे और इसके टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे और इसका जो फंक्शन है उसको भी डिस्कस करेंगे। पहले इसकी इंट्रोडक्शन करते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है क्या। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की अगर हम डिफिनीशन करें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, मेम्ब्रेन्स जो होते हैं, मेम्ब्रेन्स को तो आप लोग जानते हो। मेम्ब्रेन्स की क्या होता है, मेम्ब्रेन्स की एक नेटवर्क होती है। मतलब ये है कि बहुत सारे मेम्ब्रेन्स आपस में इकट्ठे होकर एक नेटवर्क बनाए बनाए हुए होते हैं, और जिसको हम क्या कहते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये कहाँ पर पाया जाता है, यूकेरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। ठीक है, यूकेरियोटिक, ये भी जहन में रखिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसकी जो लोकेशन है, या मतलब ये कहाँ किस सेल में, कौन से सेल में पाया जाता है, यूकेरियोटिक सेल्स में। ठीक है। और इसके मुख्तलिफ फंक्शंस भी है, ये प्रोटीन में या लिपिड सिंथेसिस में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। इथाइमोलॉजी का अगर हम देखें, इसका इथाइमोलॉजी का मतलब ये है कि किस कि किसी वर्ड के हिस्ट्री या उसके ओरिजिन के मुतालिक स्टडी करने को हम इथाइमोलॉजी कहते हैं। तो अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का देखें, इंडो मीन्स इनसाइड और प्लाज्मिक मीन्स साइटोप्लाज्म। एंडोप्लाज्मिक का मतलब ये है कि साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है। और रेटिकुलम का मतलब क्या है, नेटवर्क। अब इसका कनेक्शन जो होता है, मतलब ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये क्या होता है, कनेक्ट होता है या अटैच होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस तरह के आप लोग देख सकते हो, इसमें इसमें क्या है, ये न्यूक्लियस है, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ये क्या है, ये जुड़ा हुआ है, ये मतलब कनेक्ट है। ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब थोड़ा बहुत डिस्कवरी पर बात करते हैं कि किस तरह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कवर किया गया। तो जिस तरह के आप लोग ये इमेज देखते हैं, देख रहे हो, तो ये क्या है, ये जो पहले देखा था माइक्रोस्कोप के ज़रिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, तो ये इस तरह था। पहले 1947 में, सॉरी 1945 में इसको ऑब्जर्व किया गया था। और कुछ साइंटिस्ट थे, केथ आर पोर्टर, एल्बर्ट क्लॉड एंड एर्नेस्ट एफ फोलेम। ये क्या थे, ये साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया था, पहले पहल इन साइंटिस्ट ने क्या किया था, इसको ऑब्जर्व किया था। उसके बाद इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए इसका इसका जो स्ट्रक्चर है, रेटिकुलर जो स्ट्रक्चर है, जो नेटवर्क फॉर्म में है, इसको स्टडी किया गया इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के ज़रिए। उसके बाद उसका जो पहला नेम था वो क्या था, रेटिकुलर प्रोटोप्लाज्म, उसको नेम दिया गया था। उसका जो नाम था वो क्या रखा गया, रेटिकुलर प्रोटोप्लाज्म रखा गया था। क्योंकि किस वजह से, ये नेटवर्क की वजह से, जो अ, ये नेटवर्क की शक्ल में होता है, तो इस वजह से इसका नाम रखा गया था रेटिकुलर प्रोटोप्लाज्म। बाद में उसका नाम चेंज किया गया, जिसका नाम क्या रखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, 1950 में। उसके बाद क्या हुआ, इसके बाद 1950 में अ, मज़ीद स्टडीज़ के बाद मज़ीद इसको स्टडी किया गया, मज़ीद इसका मुताला किया गया। तो उन्होंने देखा, तो क्या देखा उसमें, उसमें उन्होंने उसके फंक्शन के बारे में देखा कि इसका जो फंक्शन है वो प्रोटीन में इसका फंक्शन है, और साथ में प्रोटीन के बनाने में और लिपिड के बनाने में
इसका किरदार है। ठीक है, ये 1950 में साइंटिस्ट को मालूम हुआ, साइंटिस्ट ने ये देखा। तो ये थी डिस्कवरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब आते हैं टाइप्स की तरफ। जिस तरह के आप लोगों को पता नहीं होगा या होगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है इसके दो टाइप्स हैं, एक स्मूथ होता है, एक रफ होता है। पहले रफ को देखते हैं। रफ का जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये जो रफ होता है ये किस वजह से होता है? ये राइबोसोम्स की वजह से होता है। ये जो येलो कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? ये ब्लू कलर में जो है ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो ये क्या है? मेम्ब्रेन्स है। ये क्या है? मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क है। ठीक है, ये मेम्ब्रेन्स का नेटवर्क है। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं सेक्स लाइक स्ट्रक्चर जो है या फ्लैटेंड सेक्स है, ये क्या है? ये एंडोप्लाज्मिक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। इसके स्ट्रक्चर पर फिर बात करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। नेक्स्ट स्लाइड में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। इसमें सिर्फ ये बताता हूँ कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है इसके सरफेस पर क्या होता है। ये जो रफ होता है ये राइबोसोम्स की वजह से होता है। ये जो राइबोसोम्स होते हैं, ये जो येलो कलर में आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये राइबोसोम्स है। जो और इनका काम क्या होता है? इसका काम क्या होता है? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, प्रोटीन की फॉर्मेशन में इसका रोल होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को अगर हम देखें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ कुछ इस तरह होता है। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये क्या है? ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्मूथ मतलब इस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। और इसका काम, इसका जो किरदार है, ये किस में मदद देता है? स्टेरॉइड की सिंथेसिस में और लिपिड की सिंथेसिस में, साथ में डिटॉक्सिफिकेशन और साथ में कैल्शियम की स्टोरेज में भी इसका रोल है। ठीक है, अब इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में देखते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर जो है ये किस पर मुश्तमिल होता है? एक तो राइबोसोम्स, प्रोटीन सिंथेसिस, सिस्टर्नी। ठीक है, अब ये जो होते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। ये स्मूथ है और ये आप लोग कंफ्यूज ना हुई है। ये क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या मतलब न्यूक्लियस है, ये स्मूथ है। ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। ये इसके जो ऊपर सरफेस पे है ये क्या है? ये राइबोसोम्स है। और साथ में ये जो सेक्स फ्लैटेंड सेक्स है, ये क्या है? इनको हम सिस्टर्नी कहते हैं। और उसके अंदर जो स्पेस है ये क्या है? सिस्टर्नल स्पेस इनको हम कहते हैं। और ये क्या है? ये मेम्ब्रेन्स है। ये मेम्ब्रेन से बना हुआ स्ट्रक्चर होता है इनका। ठीक है, अब आते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तरफ। इन पर क्या होता है? राइबोसोम्स नहीं होते। राइबोसोम्स नहीं होते जिस तरह के आप लोग देख रहे हो, ये स्मूथ होते हैं। और ये ट्यूब्यूल्स होते, ट्यूब्यूल्स जिस तरह के आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये ट्यूब्यूल्स होते हैं। और ये ट्यूब्यूल्स आपस में एक नेटवर्क बनाए होते हैं या आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, कनेक्ट हुए होते हैं। ये ट्यूब्यूल्स जो होते हैं और ये क्या बनाते हैं? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं। ठीक है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है। अब ये जो इनके स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या है, पहले भी बताया कि इनके फंक्शन क्या है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का अगर फंक्शन की बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस में काम करता है। और साथ में प्रोटीन की जो फोल्डिंग होती है या उनमें उसकी जो उन प्रोटीन्स की जो मॉडिफिकेशन होती है, तो ये किसका काम होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। एक बात याद रखिए, एक बात मैं इसमें भूल गया था जो मैं पहले बताया था मैंने, कि ये सेल के लिए हाईवे का काम करते हैं। ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, तो ये जो प्रोटीन रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। ठीक है, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं। ट्रांसपोर्ट सेल्स में जो चीज़ों की, सब्सटेंसेस की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो उसमें उसके लिए ये रिस्पांसिबल है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, या इसमें ये भी बताया है कि प्रोटीन की जो ट्रांसपोर्ट होती है गाल्गी एपैरेटस तक,
प्रोटीन को गाल्गी एपरेटस तक ले जाना, इसका ले जाने का काम किसका होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। अगर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देखें तो ये लिपिड और स्टेरॉइड की जो फॉर्मेशन होती है, जो सिंथेसिस होती है, उसमें इसका किरदार होता है, ठीक है। और साथ में कार्बोहाइड्रेट्स की मेटाबॉलिज्म में इसका किरदार है, साथ में डिटॉक्सिफिकेशन भी ये करता है, और साथ में कैल्शियम स्टोरेज भी करता है, ठीक है। तो जो आप लोगों को पता है कि लीवर में क्या होता है, लीवर जो डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है ये लीवर का होता है, तो लीवर सेल्स में, तो ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इनका काम क्या होता है? डिटॉक्सिफिकेशन का होता है। तो ये लीवर सेल्स में ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, ठीक है। और साथ में ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये मसल सेल्स में ज़्यादा मिकदार में पाए जाते हैं, किसकी वजह से? कैल्शियम को रेगुलेट करने के लिए। तो ये था आज का लेक्चर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरह समझ में आया होगा। अगर अ, किसी बात में कंफ्यूजन हो तो मुझसे कमेंट्स में आप लोग पूछ सकते हैं। अगर मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि मेरे नए वीडियोस आप लोगों को आसानी से मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।